नाम सिद्धि है और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि सर पे। देखिए, आज हम एक नया वीडियो ला रहे हैं। आजकल जितने भी एग्ज़ाम हैं या पहले भी जितने एग्ज़ाम होते थे, चाहे आप यूपीएससी से उठा लीजिए, स्टेट पीसीएस है या फिर यूपी ट्रिपल एससी है या किसी भी प्रकार के ऐसे एग्ज़ाम से, सब में एक क्वेश्चन ज़रूर इससे पूछते हैं कि गवर्नर जनरल कौन थे, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे या वायसराय कौन थे, और उसने किसके काम में किसने सती प्रथा को समाप्त किया, ठीक है, किसने विधवा विवाह को स्टार्ट करा। इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं इस ज़रूर एक ना एक पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ब्रिटिश शासनकाल में गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, इसको समझते हुए सारे को एक बार देख लेंगे ना। ये एक छोटा वीडियो होगा 15 मिनट का करीब, और इसमें हम पक्का कहते हैं कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, ठीक है, उसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्का इससे सही हो जाएगा। तो और इसके बाद हम लोग जब ये इस वीडियो के बाद जस्ट हम लोग एक हिस्ट्री को शुरू करेंगे और 3 लेक्चर में अपने सोचा है पूरा हिस्ट्री को हम लोग ख़त्म करेंगे, सारे एकदम वन लाइनर फैक्ट्स, ठीक है, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाए तो एक बार अगर उन तीनों वीडियो को देख लेंगे तो आपका वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी ज़्यादा लिबिर के। तो देखिए, भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब से शुरू हुआ जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया। लगभग 3 शताब्दी के समयावधि के भीतर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक शक्ति से परिवर्तित होकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति में से एक होगी। थोड़ा सा इसके पीछे का देखते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या था कि अगर हम लोग मान लें कि ये हमारा, ठीक है, ये हमारा यूरोप है और ये हमारा क्या है, हमारा इंडिया है, मान लिया बस, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि ऐसा नहीं था कि वास्को डी गामा से पहले भारत को या एशिया को यूरोपियन जानते ही नहीं थे, ठीक है। पहले भी हमारे बीच में व्यवहार होता था, ये यूरोपियन व्यापारी आते थे, व्यापार करते थे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इस बीच में ये जो रास्ता था जिससे कि यूरोपियन इंडिया तक आते थे और यहाँ से सामान ले जाते थे, इसको अरबों ने क्या किया, कैप्चर कर लिया इस रास्ते को। फिर अब यूरोपियन के लिए कोई रास्ता ही नहीं रहा कि किस रास्ता से वो इंडिया आए, और अरबों ने ये कहा कि अगर तुम्हें भारतीय सामान खरीदना है, चाहे भारतीय मसाला हो, चाहे भारतीय वस्त्र हो, तमाम चीज़ें हो जो खरीदना है, तो तुम इंडिया से मत खरीदो। यूरोपियन को कहा कि तुम हमसे खरीदो, मतलब ये अरब जो होगा वो भारत से खरीदेगा और जो यूरोपियन होंगे वो इससे खरीदेंगे, अरब से खरीदेंगे। इससे क्या होगा, अब बीच में अरब के आने के कारण ये चीज़ें महंगी होने लगी। तो इसके बाद अब यूरोपियन ने सोचा क्यों ना हमें एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि हम भारत तक पहुंच जाए और अरब का टेंशन ही ख़त्म हो जाए। तो फिर यहाँ से उस समय सबसे अच्छी नेविगेशन सिस्टम जो थी वो पुर्तगाल की थी। तो यहाँ से पुर्तगाल से एक व्यक्ति चलता था, ऐसा नहीं था कि वास्को डी गामा से पहले कोई नहीं चला, कई लोगों ने ये प्रैक्टिस करी लेकिन वो नहीं पहुँच पाए। तो ये साहब क्या करते हैं, वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलते हैं, यहाँ से चलते चलते ये अफ्रीका का रीजन है, अफ्रीका के में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर एक व्यवसायी होते हैं जिनका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद से मुलाकात होती है किसकी, तो मुलाकात होती है साहब वास्को डी गामा की। और अब्दुल मजीद इन्हें रास्ता बताता है कि इस तरीके से तुम, अब्दुल मजीद भारतीय ही थे, ठीक है, वो अफ्रीका में रहते थे। उन्होंने बताया कि इस रास्ते हो से हो कि तुम क्या करो, तुम भारत पहुंच जाओ। और ये जो रास्ता, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये वास्को डी गामा क्या होता है, यहाँ पहुँच जाता है। और ये कौन सा जगह है, केरल के कालीकट पहुँचता है। और वहाँ के शासक जो होते हैं जैमरीन होते हैं, वो खूब स्वागत करते हैं इनका, क्योंकि हम भारतीय हैं ही, अतिथि देवो भव वाले, तो हम खूब बढ़िया स्वागत होता है इनका वास्को डी गामा का। लेकिन बाद में उसको समझ में आता है जैमरीन को ये स्वागत के योग्य नहीं थे, ठीक है। तो ये था। तो अब देखिए पुर्तगाल तो आ गए। पुर्तगाल कब आए, तो पुर्तगाल 1498 में आए वास्को डी गामा, ठीक है। और अच्छा, एक यहाँ से और चीज़ देख लेते हैं, क्या पुर्तगाल ही सिर्फ इंडिया है, नहीं। देखिए, इंडिया कई ब्रिटिशर्स आए, लगभग 6 ब्रिटिशर्स आए, लेकिन आपको ध्यान में लिए 4 रखने हैं। कौन, और याद करने का तरीका हम बताते हैं। PDF सब जानते हैं, PDF आजकल चलता है, तो PDEF कर लीजिए। देखिए क्यों, यही 4 मेन याद रखने आपको। ऑर्डर यही है, पहला पुर्तगीज़, D से डच, E से इंग्लिश, F से फ्रांस, याद रखना है। PDEF। सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज आए, फिर कौन आए, डच आए, ठीक है, फिर कौन आए, इंग्लिशमैन आए, फिर कौन आए, आपके फ्रांसीसी आए, ठीक है। तो मेनली ये 4 ध्यान रखना है आपको। तो पुर्तगाली आए, पुर्तगाली 1498 से आते हैं, 1498 से, और लगभग
100 साल तक सिर्फ पुर्तगाली से ने भारत में वो किया था, भारत से सामान ले जाते थे, बेचते थे अपने यहाँ। और एक तरह से कहा जाता है कि ये जो वो समय था ना, मतलब 1498 से लेके 1600 के बीच का समय, ये यूरोप के ट्रेड का हब बन गया था पुर्तगाल। लेकिन 1600 में अब ब्रिटिशर्स भी अपने रानी से, जो कि एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उससे फरमान लेते हैं, एक शाही फरमान लेते हैं और भारत की तरफ वो लोग भी आ जाते हैं। और 1600 में ये अंग्रेज़ भारत आए। अब और लेकिन कि किसको पता था कि अंग्रेज़ ही आगे आके भारत पे पूरी तरह शासन कर लेंगे। तो जब ये अंग्रेज़ आते हैं, अब हम लोग आगे की बात करते हैं, क्योंकि बाकी लोग देखिए, बाकी जितनी कंपनियाँ आई वो ख़त्म हो गई, लेकिन फाइनली भारत पे शासन किसने किया? अंग्रेज़ों ने किया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अंग्रेज़ को देखते हैं। तो देखिए 1600 में अंग्रेज़ आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 1600 से बहुत अच्छे से भारत में क्या कर रहे, व्यापार कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी लालसा ये होने लगी, क्यों ना हम इसको अपने हथिया लें इस देश को। देखिए इसके लिए अलग अलग लोगों का अलग अलग अप्रोच है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, अंग्रेज हथियाने नहीं आए थे, यहाँ की स्थितियाँ ऐसी बन गई कि उनको शासन करना पड़ा। ये तो बेकार की बात है। सच्चाई ये है कि वो हथियाने ही आए थे, ठीक है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर प्राप्त किया और लगभग 3 शताब्दियों की समयावधि के भीतर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक शक्ति के से परिवर्तित होकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियों में से एक हो गया। अब आगे देखते हैं। एक छोटा सा द्वीपीय देश होने के बावजूद ब्रिटेन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक के रूप में स्थापित होने में सक्षम हो गया, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता था कि वह साम्राज्य था जिसमें सूरज कभी अस्त नहीं होता था। ये ब्रिटिशर्स के बारे में कहा जाता था, ठीक है। यह उपलब्धि ब्रिटेन ने अपनी उपनिवेशों की मजबूती और कुशल नौकरशाही की पृष्ठभूमि से हासिल की। भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं। देखिए ब्रिटिशर्स जब भारत पे शासन करने लगे, तो देखिए शुरू में ब्रिटिशर्स भारत में 3 मुख्य केंद्र बनाए थे। एक मद्रास, ठीक है, एक बंगाल और एक मुंबई, जो उस समय बम्बई था। ये 3 स्थान बनाए। तीनों पे क्या करेंगे, तीनों जगह के लिए एक एक उन्होंने गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो देखिए इधर बंगाल का गवर्नर अलग होगा, बम्बई का गवर्नर अलग होगा और यहाँ मद्रास का गवर्नर अलग होगा, ठीक है। तो और आपसे पूछा जाए लेकिन धीरे धीरे बंगाल ज़्यादा समृद्धशाली था, तो केंद्र बंगाल ही बनता चला गया, ठीक है। और ये मद्रास और बम्बई गौण होते चले गए, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। देखिए सबसे शुरू में क्या बना, सबसे शुरू में बना आपका गवर्नर, ठीक है, गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। फिर यही गवर्नर बन के हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का ही लिखेंगे लेकिन गवर्नर जनरल लिखेंगे। बाद में यही बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, मतलब इंडिया का गवर्नर जनरल। देखिए चेंज नाम कैसे हो रहा है, शुरू में क्या था, बंगाल का गवर्नर, फिर हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर हो गया भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल ही 1858 से वाइसराय बन गया। क्या बन गया, वाइसराय बन गया, ठीक है। तो ये पूरी रही, शुरू में गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल और लास्ट में यही क्या बन गया, वाइसराय बन गया। तो ये पूरी चेंजिंग रही। तो सबसे पहले अब हम लोग इस पे आते हैं। अब उम्मीद करते समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहला हमने क्या, बंगाल का गवर्नर सबसे पहले। तो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर वो लाइन गवर्नर वाला नहीं लिखा है, यहाँ डायरेक्ट लिखा है बंगाल का गवर्नर जनरल, जो 1773-1783। लेकिन इससे पहले बंगाल गवर्नर जनरल से पहले बंगाल का गवर्नर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो बंगाल के गवर्नर, देखिए लिखा है बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से, ठीक है, बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पे अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। बहुत ही ध्यान रखना है, जो पहला हो एकदम ध्यान रखना है। तो अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव, और प्लासी की लड़ाई इसी के नेतृत्व में लड़ी गई थी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अन्य प्रेसिडेंसी बम्बई तथा मद्रास के पास अपने स्वयं के गवर्नर थे। यही बोला था कि मद्रास के पास अपना गवर्नर होगा, बम्बई के पास अपना होगा और बंगाल के पास अपना गवर्नर होगा। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट जब से अब ब्रिटिश जो क्राउन था उसने अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करने की कोशिश करने लगी, तो 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाए उन लोगों ने, ठीक है। तो हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये पहले हमने बताया कि बंगाल गवर्नर चेंज क्या हो गया, बंगाल गवर्नर जनरल। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए, वेरेन हेस्टिंग। तो याद रखना है बंगाल का पहला गवर्नर कौन हुआ, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो वेरेन हेस्टिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम के माध्यम से बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया था। अब क्या हो गया, एक देखिए ये सेंट्रलाइज सिस्टम होने लगा। जैसे आज हमारे देश में एक सेंट्रल है और उसके अंदर सारे स्टेट्स आते हैं, ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी डिग्निटी है, अपनी सोवरेनिटी है, लेकिन तब भी हम लोग क्या है, एक सेंट्रल है, उसके अंदर 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ हैं, ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश। सेम यही वाला कुछ फैशन यहाँ आने लगा था कि अब क्या होगा कि एक बंगाल का जो गवर्नर होगा उसका नाम हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, वो हेड होगा, और बाकी दोनों जो मद्रास और जो बम्बई वाले हैं ये इसके अंदर आ गए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे अब इनको बताना होगा इसको, तो अब थोड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम बनने लगा था, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो अब नेक्स्ट क्या चेंज होगा, अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। देखिए तो भारत का गवर्नर जनरल 1833 तक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ बंगाल के गवर्नर से, वहाँ से लेके 1773 तक बंगाल का गवर्नर रहा। 1773 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, और 1833 से 1858 तक क्या रहा, भारत का गवर्नर जनरल, और 1858 से 1947 तक भारत का वायसराय। ये पूरी हो गई। तो देखिए 1833 से 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल हो गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक थे, याद रखना है। तो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक होंगे और भारत के पहले गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक होंगे, ठीक है। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था, और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था, ठीक है। तो उस समय हमारे दो बन गए थे, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बन गए थे और एक और पद बनाई गई थी, तो दो भाग में, मतलब एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इनको क्या करना था, तो रिपोर्ट करना था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं वायसराय। देखिए वायसराय कब बनेगा, 1858 से 1947 तक वायसराय रहा था। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में। अभी तक भारत पे 1858 मान लीजिए, 1858 तक भारत पे शासन जो रहा एक ताज का रहा, ताज का रहा, एक कंपनी का रहा, लेकिन 1858 से ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश गद्दी, ब्रिटिश ताज का शासन हो गया। और अब आगे देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल का नाम देखेंगे या वायसराय होंगे उनका नाम देखेंगे, ठीक है, और उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे, क्या क्या उनके दौरान हुआ। देखिए वेरेन हेस्टिंग, वेरेन हेस्टिंग कब से कब तक, 1773 से 1785। वेरेन हेस्टिंग कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। इनके सामने सबसे पहला काम रेगुलेटिंग एक्ट आया 73 का, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का, फिर 1774 में रेहिला युद्ध हुआ, और वर्ष 1775 से 82 के बीच में प्रथम मराठा युद्ध हुआ, और 1782 में सलवाई की संधि हुई, और वर्ष 1780 से 84 के बीच में दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। और एक चीज़ हुई थी, ठीक है, जो बंगाल में कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो 1774 में ही हुई थी। 1774 में कोर्ट की स्थापना हुई थी, न्यायालय की, ये भी ध्यान रखना है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया और 74 में बना वो चीज़। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, कब से कब तक, 1786 से 1793 तक। ये इसके समय में क्या हुआ, तीसरा मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, किसके बीच में, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, कहाँ के शासक थे, मैसूर की। फिर उसके बाद और क्या हुआ, कॉर्नवालिस कोड पारित हुआ 1793 का, और बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त हुआ 1793 का, ठीक है। आपको याद रखना लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। रैयतवारी, महालवादी, बाहरी और जमींदारी, ये 3 है, ध्यान रखना ये सब चीज़। अब लॉर्ड ब्लेजली 1798 से 1805, ये सहायक संधि प्रणाली के पर्यायचायक थे। उसके कहते चौथा मैसूर युद्ध हुआ, इसी के में इनकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की। फिर दूसरा मराठा युद्ध भी 1803 से 1805 चला, वो लॉर्ड ब्लेजली के ही समय में, ठीक है। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट
ठीक है। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 ये रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि करी गई थी, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 के बीच में। एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ जो 1814 से 16 के बीच में चला। सुगोली की संधि हुई 1816 में। फिर तीसरा मराठा युद्ध हुआ 1817 से 19 के बीच में और मराठा परिसंघ का विघटन हुआ। फिर आगे कैसे रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना 1820 में हुई। फिर आगे और हम लोग देख सकते हैं क्या, लॉर्ड अमहर्स्ट, ठीक है, ये 1833 से 28 के बीच में था। पहला बर्मा युद्ध हुआ। पहला बर्मा युद्ध कब से चला, 1824 से 1826 के बीच में। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में देख लेते हैं। ये इनका सबसे बढ़िया काम क्या था, सती प्रथा का उन्मूलन किया है, एकदम अच्छा काम है, ठीक है। और फिर 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अंग्रेजों ने कुछ अंग्रेजी अधिकारी ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं, लेकिन ज़्यादा तो खराब ही काम किए, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट आया इन्हीं के समय में। अब फिर लॉर्ड ऑकलैंड, इन्होंने ये पहला अफगान युद्ध इन्हीं के समय हुआ था, 1838 से 42 के बीच में चला था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, इन्होंने क्या था, पहला आंग्ल सिख युद्ध जो 45 से 46 तक चला और लाहौर की संधि इन्हीं के समय हुई। फिर कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार किए कौन, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने। फिर लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, फुट डालो शासन करो वाला, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 के बीच में चला। निचले बर्मा का अधिग्रहण 1852 में किया। व्यापक का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का परिचय दिया, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, जिसके अपने पुत्र नहीं होंगे उनके राज्य को अंग्रेज राज्य में मिला लिया जाएगा। फिर वुड डिस्पैच इन्होंने से चालू करी। फिर वर्ष 1853 में बम्बई और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। कब, ध्यान रखना है, 53 में पहली रेलवे लाइन किसके बीच, बम्बई और ठाणे को बीच में। फिर लोक निर्माण विभाग की स्थापना, PWD आजकल सुनते हैं ना, लोक निर्माण की स्थापना किसने करी थी, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। लॉर्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ठीक कैनिंग की बात करते हैं, 1856 से 1862। वर्ष 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, ठीक है। तो और 1861 के भारत परिषद अधिनियम इन्हीं के समय में आया, किसके, कैनिंग के समय में। अब हम लोग नेक्स्ट क्या बात करेंगे, जॉन लॉरेंस की बात करेंगे, ठीक है। पूरा नाम ध्यान रखिए, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ये भूटान युद्ध इनके समय में हुआ। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1865 में, ठीक है। फिर लॉर्ड लिटन की बात करते हैं, 1876 से 80 के बीच में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद शस्त्र अधिनियम बना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 में, शस्त्र अधिनियम 1878 में। दूसरा अफगान युद्ध 1877 से 80 के बीच में। एक क्वीन विक्टोरिया ने केसर हिंद या भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की। फिर लॉर्ड रिपन की बात कर लेते हैं हम लोग। लॉर्ड रिपन ने क्या करा है, लॉर्ड रिपन की अगर बात की जाए तो हम लोग कैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करा। पहला कारखाना अधिनियम लगाया 1881 का। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प 1882 में। फिर इल्बर्ट बिल विवाद 1833 से 1883 से 84 के बीच में। फिर शिक्षा पर हंटर आयोग आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं। तीसरा बर्मा युद्ध हुआ 1885 से 86 के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, डफरिन के समय में हुई। डफरिन का कार्यकाल कब से कब था, 1884 से 1888 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड लेंसडाउन, ये कारखाना अधिनियम, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम और डूरंड आयोग की स्थापना। फिर नेक्स्ट हम तो देखेंगे लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन में क्या था, पुलिस आयोग की नियुक्ति, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति, भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और बंगाल का विभाजन 1905, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लॉर्ड कर्जन का इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्वविद्यालय वाला पूछते हैं परीक्षा में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसने कब से कब तक, 1905 में से 1910 के बीच में। पहला स्वदेशी आंदोलन जो 1905 से 11 तक चला था, इसी के समय में। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया था, ठीक है, गरम दल और नरम दल के बीच में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में इसी के समय में हुई और मार्ली मिंटो सुधार 1909 इसी के समय में आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर पूछा जाए मार्ली मिंटो में, मार्ली कौन था, मिंटो कौन था, देखिए मिंटो जो था वो भारत का वायसराय था और मार्ली क्या था, भारतीय सचिव था। देखिए भारत सचिव जो होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था, मतलब जो वहाँ ब्रिटिश में भारत मंत्री, जैसे आज रेल मंत्री ये तमाम मंत्री होते हैं, उसे भारत मंत्री वहाँ एक बनाया जाता था या भारत सचिव उसको कहिए, ठीक है। वो ब्रिटिश संसद का एक व्यक्ति होता था, ठीक है। कैबिनेट ना करके संसद का ही ज़्यादा बेटर रहेगा, ब्रिटिश संसद का एक व्यक्ति। और तो इसीलिए तो मार्ले क्या था, ये इंग्लैंड में बैठा रहता था और मिंटो कहाँ था, इंडिया में था, ठीक है। मार्ले मिंटो 1909 कहते हैं। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के बीच में, ये बंगाल का विभाजन रद्द हुआ इसके समय में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई और हिंदू महासभा की स्थापना हुई
जो कि 1915 में। ठीक है, अब आते हैं चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। लखनऊ की संधि जो 1916 में हुई थी इसी के समय में। चंपारण सत्याग्रह 1917 का इसी के समय में। मोंटेग्यू की अगस्त घोषणा 1917 इसी के समय में। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसी के समय में। ठीक है, उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 इसी के समय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय में हुआ था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इसी के समय में हुई थी। अब अगला थे लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक चला। चौरी चौरा कांड इसके समय में हुई। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया चौरी चौरा कांड के कारण ही 1922 में। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। काकोरी ट्रेन डकैती हुई। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। ये क्या हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ 1927 में। इसी के समय में हार्डकोर्ट बटलर भारतीय आयोग 1937 आया। नेहरू रिपोर्ट 1928 और ये नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा है? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर दीपावली घोषणा 1929 में हुई। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसे पूर्ण स्वराज की संकल्पना 1929। अब देखिए इसमें 1929 अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 शुरू हुआ। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 इसी के समय में हुआ। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में इसी के बीच में थी, गांधी जी और इरविन के बीच में। और इसी के कारण गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, लेकिन कोई उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, फिर तीसरे में शामिल नहीं हुई कांग्रेस, नहीं गांधी जी। आते हैं लॉर्ड विलिंगडन, ये 1931 से 1936 के बीच में रहा। ठीक है, ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय निर्णय 1932 के समय में हुआ। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन इसी के समय में हुआ। पूना पैक्ट इसी के समय किसके बीच में? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। और भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी के समय में आया। ठीक है, और हमारे संविधान जो बनी है उसका बहुत सारा भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अब लॉर्ड लिनलिथगो, ये 1936 से 1944। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। ठीक है, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा इसी के समय में हुआ। त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो 1939 में हुआ इसी के समय में हुआ। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प जो कहा गया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य का मांग इसी के समय में हुआ था 1940 में। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 इसी के समय में आया। भारत राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 इसी के समय में हुआ। फिर क्रिप्स मिशन 1942 इसी के समय में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसी के समय में हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? लॉर्ड बेबल जो कि 1944 से 1947 तक रहे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी का सीआर फार्मूला जो कि 1944 में आया था इसी के समय में। बेबल योजना और शिमला सम्मेलन 1942 इसी के समय में। कैबिनेट मिशन 1946 इसी के समय में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 इसी के समय में। क्लीमेंट इटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947 इसी के समय में। अब लास्ट जो बन के आते हैं, ठीक है, वो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये इनके 1947 से 1948 तक ये रहे। जून थर्ड प्लान 1947 के समय में हुआ था। रेड क्लिफ आयोग की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। 1947 में दोनों चीज़ हुई, जून थर्ड प्लान और रेड क्लिफ आयोग। ठीक है, और भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को इन्हीं के समय में। अब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल है। देखिए वाइसराय नहीं, गवर्नर जनरल। ठीक है, और इनको कह सकते हैं कि ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कह सकते हैं। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1950 में अस्थायी रूप से यह पद अर्थात गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये था कुल मिला जुला के हम लोग ने पूरा देख लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।